9 पढ़ेंगे। पाठ 9वां क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक शब्द है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा शब्द है व्यापार। व्यापार के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। जब तृतीय क्रियाकलाप पढ़ रहे थे तो व्यापार के विषय में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? कि दो व्यक्तियों के बीच किसी वस्तु के लेन देन करने को ही व्यापार कहते हैं। यह व्यापार फुटकर भी होता है, थोक भी होता है, सब बता दिए हैं। यानी कि व्यापार करने के लिए हमको क्या चाहिए? दो लोग चाहिए। एक आदमी चाहिए क्रेता या खरीदने वाला, और एक आदमी बेचने वाला। ठीक है, या विक्रेता। विक्रेता क्या करता है? अपनी वस्तुओं को बेचता है और ये क्रेता उसको खरीदता है। ठीक है, तो यह व्यापार का मतलब हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो व्यापार अगर एक ही देश के भीतर हो रहा है तो उसको बोलेंगे घरेलू व्यापार। ठीक है, और एक देश से दूसरे देश के बीच में हो रहा है तो उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब मान लो ये विक्रेता तुम्हारा हो गया चीन और क्रेता हो गया भारत। अब चीन से मोबाइल खरीद के भारत आ रहा है तो यही क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, या भारत वाले मान लो कहीं पे ईरान को चावल बेच देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। या ईरान भारत को तेल बेच सकता है। यानी कि एक देश के पास कुछ वस्तुओं की अधिकता होती है और कुछ वस्तुओं की कमी होती है। जिन वस्तुओं की कमी होगी उसको खरीदेगा और जिन वस्तुओं की अधिकता होगी उसको बेचेगा। अब मान लो कोई देश किसी देश से कोई वस्तु मंगाता है अपने देश में। मान लो भारत में मोबाइल चाइना से मंगाया जा रहा है। चाइना में मोबाइल बढ़िया मिलता है तो चाइना से मोबाइल भारत में ख़रीद के आ रहा है तो यह भारत जो है आयात कर रहा है। ठीक है, जो भारत मंगाएगा चीन से मोबाइल उसको क्या बोलेंगे? आयात। ठीक है, और भारत जो ये चावल जो ईरान को बेच दे रहा है, ईरान में चावल नहीं होता है लेकिन उनको बिरयानी भी खाना है तो बिरयानी के लिए चावल चाहिए कि नहीं? तो बासमती चावल का निर्यात कर दिया है ईरान को, यानी बासमती चावल ईरान को बेचा तो उसी को क्या कहेंगे? निर्यात। समझ में आ गया आयात निर्यात क्या होता है? आयात का मतलब किसी देश के द्वारा किसी वस्तु को अपने देश में मंगाना। जैसे भारत द्वारा चीन से मोबाइल मंगाना या भारत का आयात हो गया। ठीक है, अब भारत द्वारा चावल को ईरान में या किसी दूसरे देश में जहाँ चावल नहीं है खाने को वहाँ भेज दिया जाए तो इसको भारत का निर्यात कहा जाएगा। क्या चीज़? आयात मतलब आ रहा है और निर्यात मतलब जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले देख लेते हैं व्यापार का इतिहास, फिर बताते हैं। ठीक है, अब देखो व्यापार का इतिहास। ठीक है, जब व्यापार कब शुरू हुआ होगा? पहले जैसे इतिहास में पढ़ लिए, मनुष्य क्या था? आदि मानव था, पशुओं की तरह था। दौड़ा दौड़ा के पशुओं को मारना है और खाना है, या तो फल पत्ती तोड़ के खाना है। दो तरीके से खाएंगे, यानी कि एक दिन में हम उतना ही इकट्ठा कर पा रहे हैं जितना हम खा लें। ठीक है, और अधिशेष इकट्ठा करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे करते करते मनुष्य आदिम अवस्था से फिर आया पशुपालन में। उनको लगा पशुओं को दौड़ा के मारने से बढ़िया पशुओं को पाल लिया जाए, तो उसमें से कुछ को मार के खाते भी रहेंगे और उनसे दूध मिलेगा, दूध भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पशुपालन शुरू हुआ। पशुपालन के बाद क्या शुरू हुआ? कृषि शुरू हुई। जब कृषि शुरू हुई तो भोजन होने के बाद कुछ अनाज बचने लगा। ठीक है, और वह अनाज अगले वर्ष कुछ बीज के रूप में काम आएगा, कुछ अधिशेष के रूप में काम आएगा। तो अब क्या हुआ, यहीं पे लोग अस्थाई गांव बनाकर या घर बनाकर रहने लगे। अभी तक क्या होता था कि मतलब तुमको शिकार करना है, अब मान लो 50 किलोमीटर में शिकार करना, आज यहाँ हो, कल शिकार करने के चक्कर में 50 किलोमीटर दूर थे तो वहीं बना खा लोगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? या फिर पशुपालन कर रहे हैं तो मान लो हम पशुओं को चरा रहे हैं तो चराते चराते जहाँ पहुँचे वहीं रुक जाएंगे, फिर चराते चराते जहाँ पहुँचे वहीं रुक जाएंगे। यानी कि स्थायी गांव नहीं था ना, कहीं भी स्थायी गांव नहीं दिख रहा है। लेकिन जब कृषि आ गया, कृषि का खेती होने लगी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ोगे तो घाटी
सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र। अब नदियों के किनारे उपजाऊ ज़मीनें थी, उसमें उपजाऊ ज़मीनों के साथ वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी था। कृषि करने की दशा बढ़िया हो गई कि नहीं। अब खेती के लिए फसल लगा दिए। अब फसल की रखवाली भी करनी पड़ेगी कि कोई उसको पशु आके खा ना पाए या कोई दूसरा मनुष्य उसको लेके भाग ना जाए। तो आज पता चला खेती यहाँ की है, कल 50 किलोमीटर दूर है सब लोग, तो पता चला उधर खेत नुकसान हो जाएगा ना। तो अब लोग उसी खेती के लिए अस्थाई घर बना कर रहेंगे और उस खेती से उस गांव का भरण पोषण हो जा रहा है, इसलिए अब लोग दूर दूर घूमना बंद कर दिए। ठीक है। अब जब खेती में उत्पादन जब ज़्यादा हो जाएगा, मात्रा बच जाएगी, तो उसको क्या करेंगे, वो दूसरों को देंगे, तो फ्री में तो देंगे नहीं। तो मुद्रा भी नहीं है, रुपया भी नहीं है उस समय चलन में, तो हम तुमको मान लो देंगे क्या। मान लो हमारे पास गेहूं अधिक हो गया, तो हम गेहूं किसी को देंगे, तो उसके बदले कोई मान लो आदमी जंगल से शहद निकाल के लाया है तो शहद लेंगे और गेहूं देंगे। समझ में आया। या फिर मान लो कोई मिट्टी का बर्तन बनाना जानता है, तो उससे मिट्टी का बर्तन लेंगे और उसके बदले गेहूं देंगे या चावल देंगे। ठीक है। यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। जैसे गांव में अभी भी आइसक्रीम वाला आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, गेहूं लेके जाते हैं और आइसक्रीम देते हैं। ठीक है। आइसक्रीम दे देता है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु मिल रही है, तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है। इसमें क्या होता है, वस्तुओं का अदला बदली बस होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है। वस्तु का मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदला जाएगा। ठीक। अब देखो इसके बाद क्या आया। अब इसमें दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि मान लो हमको जूते की ज़रूरत है, और या फिर एक मान लो कोई मोची और जूता बनाता है, तो उसको अनाज की ज़रूरत है, तो खोजेगा किस किसान को जूते की ज़रूरत है। एक जूता तो एक साल चल जाएगा ना, लेकिन अनाज तो एक साल चलेगा नहीं, तो जाएगा किसी के पास जूता ले लो अनाज दे दो। अगर हर आदमी जूता लेके अनाज देने लगे, तो पता चला उसके पास 100 जोड़ी जूते हैं और कोई सामान है नहीं। तो इसमें उसी व्यक्ति को खोजना पड़ता था जिसको जूते की ज़रूरत हो तो अनाज देगा, या कोई बर्तन बना रहा है, किसी को बर्तन देगा तो अनाज देगा, या आपस में एक दूसरे, जैसे बाल कटाना है किसी को, तो अपना जूता लेके जाएगा, बोलेगा जूता ले लो बाल काट दो। ठीक है। अब उसको जूते की ज़रूरत होगी तब ना जूता लेगा, बोलेगा नहीं हमको जूते की ज़रूरत नहीं है, तो फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर वस्तु बदल के लाएगा। फिर इसमें दिक्कत होती थी कि हमको जिस वस्तु की ज़रूरत नहीं है उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है। इस प्रकार की प्रणाली अब केवल एक जगह है जो किताब में लिखा है, असम में कोई जोरडांग एक जगह है, वहाँ पे साल में एक दिन मेला लगता है, जनजातियों का मेला है, जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है अभी भी। ठीक है। अब देखो वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद क्या आया, मुद्रा। अभी मुद्रा जो है रुपये और सिक्के के रूप में नहीं आया है, तो मुद्रा जब नहीं है तो मुद्रा के रूप में कुछ चीज़ों का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई बढ़िया पत्थर लेके आओ, जैसे हीरा हो गया, हीरा भी एक पत्थर है कि नहीं, कोयला है वास्तव में, या फिर मान लो ऑब्सीडियन पत्थर, या फिर कोई भी बढ़िया पत्थर लेके आओ, ये पत्थर ले लो, उसके बदले हमको ये सामान मिलेगा। या फिर और मूल्यवान चीज़ क्या होती थी, व्हेल का दांत, कुत्ते का दांत। ठीक है। या शेर की चमड़ी, ऐसे सामान ला सकते हैं कि नहीं। मान लो किसी को बढ़िया जैकेट नहीं बनाने आ रहा है, वो शेर मारा, शेर की चमड़ी उधाड़ कर लाया, शेर की चमड़ी दिया, बदले में उसको जो सामान चाहिए वो ले गया। समझ में आया। तो इस मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य निर्धारित था। जैसे व्हेल के दांत का मूल्य ज़्यादा होगा, कुत्ता आसानी से मिल रहा है तो उसके दांत का मूल्य कम होगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी मूल्यवान वस्तु जो रहेगी, जैसे एक सामान्य उदाहरण देखो, मान लो किसी के पास गाय है, तो अपनी गाय दे दिया, बदले में ज़मीन ले सकता है कि नहीं। किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, अपनी 10 गाय दिया, इतनी ज़मीन ले जाओ, अपनी एक गाय दिया, एक बोरा अनाज ले जाओ। तो ये भी मूल्यवान वस्तुएं हो गई कि नहीं, इनका भी मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा। अब उसके बाद देखो मुद्रा में क्या आया, सिक्का। सिक्के में क्या था, धातुओं के सिक्के। ठीक है। धातुओं के सिक्के क्यों, जैसे सोने का सिक्का, मान लो 10 ग्राम सोना उस समय रहा होगा 100 रुपये का। ठीक है। तो 10 ग्राम का एक गोल का काट देंगे, चाहे वो सिक्का उस सरकार का हो चाहे ना हो, 10 ग्राम हमको सोना मिल रहा है ना,
और हमको मालूम है 10 ग्राम सोने का रेट लगभग 4000 है या 1000 है या 100 रुपया है, तो हम उसके बदले उसको ले लेंगे। तो उस समय चांदी या सोने जैसे मूल्यवान वस्तुओं की धातुओं का बनने लगा सिक्का। अगर वो सिक्का कोई नहीं भी लेगा तो हम उस सोने या चांदी को गलाकर कुछ और बना देंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन मान लो अगर कागज़ का होता, तब मान लो तुम नेपाल का नोट ले लिए 1000 का, अब यहाँ कोई ले ही नहीं रहा है, तुम उसको 1000 बना ही नहीं सकते फिर। लेकिन मान लो नेपाल का सोना है, कोई तुमको 10 ग्राम दे गया था 4000 5000 में, तो अगर कोई वो नेपाल वाला सोना नहीं ले रहा है तो उसको पिघला दो, पिघला के उसका चेन बना देंगे कि नहीं, पिघला के उसका कुछ और बना देंगे, उसको बेचेंगे तो बिक जाएगा ना उतने में। तो इसीलिए धातु जो मौद्रिक धातुएँ थी, सोना चांदी, उनको लोग आसानी से ले लेते थे, तो इसलिए इनका मुद्रा के रूप में या सिक्का के रूप में प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है। लेकिन जब सरकारें बड़ी हो गई, जब इस्टेब्लिश हो गया सब कुछ, तब क्या हुआ, इसी मुद्रा की जगह पे कागजी मुद्रा आ गई। जैसे हमारे पास जो 500 का नोट है वो 500 बराबर है कागज़ नहीं है। अगर वो कागज़ रहता तो उतना बड़ा कागज़ 500 मिलता नहीं। लेकिन उस पर RBI ने लिख दिया है कि अगर तुमको कोई नहीं इसका 500 देगा तो लेके आना हमारे पास, हम देंगे 500। समझ में आया? हम पैसा बहुत रखे हैं, लेकिन उस पैसों को लेके जाने में खतरा है हर जगह। सोना ले लेके कहाँ घूमोगे? जैसे सोने को ले लेके घूमने, जैसे जितना मूल्य का नोट छपा है उतना मूल्य का वो सोना वोना रखा है RBI। ठीक है। जैसे ही तुम अपना, सब लोग अपना पैसा लेके गए RBI, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको इतने मूल्य का कुछ और दे दीजिए। ठीक है। तो वह उसकी गारंटी लिया हुआ है, इसीलिए वह कागजी मुद्रा चलती है, नहीं तो कागजी मुद्रा नहीं चलेगी। समझ में आया? तो ये कागजी मुद्रा चलने लगी। इस तरह देख रहे हैं व्यापार बढ़ता जा रहा है। अब देखो कागजी मुद्रा से पहले जो है, थोड़ा सा यहाँ सिक्के या मुद्रा के आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे देखो कागजी मुद्रा भी, मान लो चलो इसी मुद्रा में कागजी मुद्रा भी एक लिख लेते हैं, ये भी आएगा बीच में कहीं। ठीक है। उसके बाद एक व्यापार शुरू हुआ, दास व्यापार। ये क्या है? दास व्यापार एक बार बताए थे कि जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा या स्पेनिश के द्वारा अलग अलग देशों में जाकर कब्जा किया गया ना, बताए थे उपनिवेशवाद में। या तुमको मालूम होगा इंडिया में अंग्रेज़ों का कब्जा था, मालूम है कि नहीं? मालूम है ना? गांधी जी ने आज़ादी उन्हीं से तो दिलाई थी, लड़ी थी इतिहास में। तो ऐसे ही जहाँ पर सभ्य देश हुआ करते थे, जो अमीर देश थे, जहाँ की बोली भाषा पता थी, वहाँ पे गए, वहाँ पे उपनिवेश बना लिया। ठीक है। और वहाँ के गरीब लोग जो थे उनको मजदूर के रूप में ले जाते थे। लेकिन उनको कैसे ले जाते थे कि वहाँ पे पहले उपनिवेशों में जाते थे, बातचीत करते थे, वहाँ शासन चलाते थे। लेकिन अफ्रीका में जब ये गए तो अफ्रीका के बारे में बहुत पता नहीं था, इसलिए अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता, उसके बारे में जानकारी थी नहीं। और उनकी भाषा ऐसी थी कि जो लिखित में बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसको समझना बहुत कठिन था, तो बहुत ज़्यादा बात हो नहीं पाती थी। तो उसमें इक्का दुक्का आदमी को पकड़ लेते थे, उनको अपनी भाषा सिखा देते थे और उनसे थोड़ी भाषा अपने सीख लेते थे। जैसे उसको इंग्लिश बोलने आ रहा है और बाकी उसको, जैसे मान लो इंडिया में कोई आदमी है, उसको हिंदी भी बोलने आ रहा है और इंग्लिश भी बोलने आ रहा है, तो अंग्रेज़ आएगा उससे इंग्लिश में बात करेगा और जो यहाँ के लोग हैं उनसे हिंदी में बात करेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही अफ्रीका का जो आदमी अफ्रीका में इंग्लिश सीख लिया, वह अंग्रेज़ों से भी बात कर रहा है और इन लोगों से भी बात कर रहा है, तो इन लोगों को पकड़ पकड़ के लाता था। जैसे मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप है, मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसमें जितने भी लोग थे, ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेज़ व्यापारी आते थे तट के किनारे। यहाँ पे कुछ लोगों को उन्होंने दे रखा था ठेकेदारी टाइप का। ये मान लो 100 आदमी पकड़ के लाए, ठीक है, तो 100 आदमी के बदले उनको रुपया दे देते थे और उनको मार मार के नाव में बैठा लेते थे। ठीक है। और कहाँ लेके जाते थे? अभी हम रोपड़ व्यापार पढ़ाए थे कि नहीं? रोपड़ कृषि पढ़ाए थे? रोपड़ व्यापार नहीं, रोपड़ कृषि पढ़ाए थे। जैसे चाय की खेती, गन्ना की खेती और रबड़ की खेती के लिए अंग्रेज़ दूसरे दूसरे द्वीपों पर, जैसे मॉरिशस में यूपी बिहार वालों को बसाए थे, बताए हैं, भोजपुरी वहाँ की भाषा है। ऐसे ही कैरेबियन द्वीपों में जहाँ वेस्ट इंडीज़ इत्यादि हैं,
या अमेरिका जो नया नया खोजा गया था अभी 1492 के आसपास, तो वहाँ पर भी इन्हीं लोगों को लेकर जाएंगे। जंगल काटना है अभी, ठीक है, जंगल काट के खेती करना है, तो आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी ट्रैक्टर वैक्टर नहीं बना, ये 15वीं सदी की बात है। 15वीं सदी में दास व्यापार चल रहा है। उस समय ट्रैक्टर नहीं है, मशीन नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, आदमी पकड़ के ले जा रहे हैं, उनसे खेती करवा रहे हैं, ठीक है। और खेती करने वाले कौन हैं, अफ्रीकन है। इसीलिए अमेरिका जब हॉलीवुड की पिक्चर देखो तो उसमें अफ्रीकन भी रहते हैं, अमेरिका वाले भी रहेंगे, उसमें कुछ काले लोग भी रहेंगे। तो अमेरिका में जो अफ्रीकी बस गए हैं वो इन्हीं लोगों ने पकड़ के दास के रूप में ले गए थे, दास बना के ले जाते थे। अब देखो मजदूरी कराने में क्या था कि रोज़ रोज़ मजदूरी कराओगे, रोज़ रोज़ पेमेंट देना पड़ेगा ना। अब मान लो 100 रुपये में ख़रीद लाए, चाहे 1000 में ख़रीद लाए, अब उससे जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक काम लेते रहोगे, इसको खाना दे के। समझ में आया, मतलब उससे काम लेते रहेंगे, उसको कोई भी अधिकार नहीं, वो ज़मीन नहीं खरीद सकता, कुछ भी नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ मशीन की तरह काम करेगा और खाना खाएगा। समझो उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं और खाना खा रहा है, बहुत अमानवीय व्यापार था, ठीक है। अब छोटे छोटे द्वीपों पर इनको ले जा के छोड़ दिए, गन्ना की खेती, कपास की खेती। बाद में जब दास व्यापार ख़त्म हुआ, जैसे 1792 में लिखा होगा डेनमार्क में ख़त्म हो गया, ठीक है, और 1807 में ब्रिटेन में, 1808 में अमेरिका में ये व्यापार जब ख़त्म हुआ तब उसके बाद इनको आज़ादी मिली कि अब अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब देखो दास व्यापार के बाद क्या हुआ, फिर आ गई औद्योगिक क्रांति। दिख रहा है जी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कच्चा माल सामान बनाने के लिए। जैसे कपड़ा बनाना है तो कपास चाहिए कि नहीं, लेकिन ब्रिटेन वालों के पास ज़मीन ही नहीं है, और कपास के लिए चाहिए जो है ऐसी जलवायु जो उष्णकटिबंध में है। तो कपास इंडिया से खरीद के ले जाएंगे, फिर कपड़ा ब्रिटेन वाले बनाएंगे, फिर कपड़ा पहनने के लिए आदमी भी तो चाहिए। ब्रिटेन की आबादी 1 करोड़ 2 करोड़, और इंडिया वाले तो जान रहे हो आदिकाल से महान है आबादी बढ़ाने में कि नहीं। एक काम में ही तो हम लोग सबसे आगे हैं, अभी चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। तो जितने आदमी है कम से कम एक सेट कपड़ा अगर हम लोग पहनेंगे तो 135 करोड़ कपड़ा चाहिए, 135 करोड़ सेट, ठीक है। और ब्रिटेन वाले अगर 10-10 सेट भी रख लेंगे तो 4 करोड़ आबादी है, तभी तो 40 करोड़ हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि यहाँ पर कपड़े की ज़रूरत ज़्यादा है। पहले कपास यहाँ से ले गए, ब्रिटेन में कपड़ा बनाए, फिर कपड़े को ले आए इंडिया में बेचे। तो ये लंबे समय तक औद्योगिक क्रांति के समय ऐसे ही व्यापार चलता रहा। उपनिवेशी से कच्चा माल ले जाते थे और अपने वहाँ बनाते थे। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ ले जाने क्या ज़रूरत थी, यहीं क्यों मशीन नहीं लगा दिए। ब्रिटेन लेके जा रहे हो, फिर कपड़ा बना रहे हो, फिर ढो के ला के दे रहे हो, तो लाने में ले जाने में खर्चा नहीं लग रहा है। तो उसको भारत में ही क्यों नहीं लगा दिए कि यहीं मशीन लगा देते हैं। क्या क्या इसका फ़ायदा है, इससे जो है वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। जहाँ पे मशीन लगेगी वहाँ के रोज़ आमदनी पाएंगे कि नहीं, काम करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ का सारा लाभ ब्रिटेन वाले कमाएंगे, हम लोग सिर्फ अपना पैसा खर्च करेंगे कपड़े के ऊपर। अगर वह फैक्ट्री भारत में लग गई होती तो भारत विकसित हो जाता, ब्रिटेन विकसित नहीं हो पाता। इसीलिए कोयला यहाँ से ले जाएंगे लेकिन लोहा ब्रिटेन में बनाएंगे, फिर उसी लोहा के लाके इंडिया में बेचेंगे, भले महंगा बेचना पड़े, क्योंकि इससे जिस देश में उद्योग लगता है वहाँ का विकास होता है। यही कारण था कि उपनिवेश वाले अपने उपनिवेशों से कृषि कराते थे, कच्चा माल ले जाते थे, तो जो सस्ती वस्तुएं थी वो उत्पादन कराते थे और अपने औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। समझ में आया। इसके बाद कुछ समय के बाद फिर ये भी परिवर्तित हो गया। फिर क्या हुआ, दो औद्योगिक देश आपस में मशीनरी इत्यादि का इतना व्यापार करने लगे कि अविकसित देश या विकासशील देशों से व्यापार कम हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि व्यापार के चरण क्या क्या हैं इतिहास शार्ट में। देखो पहला क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे क्या हो गया, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था व्यापार करने के लिए। फिर क्या हुआ, मूल्यवान वस्तुओं का
या उसी को मुद्रा के रूप में मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। जैसे ऑब्सीडियन पत्थर, जैसे कोई कांच के जैसा एक पत्थर होता है, अग्नि चट्टान होती है तो उसकी, या फिर मान लो हीरा है। और भी पत्थरों के बारे में सुने हो कि नहीं? जो अंगूठी में पत्थर पहनते हैं वो क्या हो गया, वह एक मुद्रा के रूप में काम करने लगा। ठीक है। या आपके पास जो है पशु है, मवेशी हैं, तो भी मुद्रा के रूप में काम करने लगे। अब फिर क्या आया, सिक्कों का समय आया जो धातुओं के रूप में था। कौन कौन सी धातुएं? जो धातुएं महंगी थी। लोहे का सिक्का नहीं चलता था उस समय। ठीक है। लोहे का सिक्का ले क्या करेंगे, उसका मूल्य ही नहीं है कोई। उस समय सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का चलता था। ठीक है। फिर उसी के साथ ही यहीं पे कागजी मुद्रा भी आई। ठीक है। और इसके बाद दास व्यापार शुरू हुआ। दास व्यापार क्या था? 15वीं सदी में यूरोपीय देशों द्वारा किया गया व्यापार। लिखो प्रश्न, दास व्यापार, दास व्यापार क्या था? दास व्यापार क्या था? इनसे किन देशों को फायदा हुआ और कैसे? दास व्यापार क्या था? इनसे किन देशों को फायदा हुआ, किन देशों को फायदा हुआ और कैसे? दूसरा प्रश्न लिखो, व्यापार के इतिहास पर, व्यापार के इतिहास पर व्यापार के इतिहास पर विस्तार से चर्चा करें। नीचे वाला प्रश्न जो अभी बोले वो 200 शब्द का रहेगा और पहला वाला 50 शब्द का। विस्तार से चर्चा करें, हो गया? ठीक है। दास व्यापार के बाद फिर क्या आ गई? औद्योगिक क्रांति। तो देखो दूसरा वाला जो प्रश्न बोले हैं उसमें क्या लिखना है? व्यापार का इतिहास लिखना है। तो इसको चरणों में लिखना है। प्रथम चरण ये, द्वितीय चरण में ये, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में, पांचवें चरण में। 5 चरण में लिखोगे 40-40 शब्द लिखोगे, 200 शब्द हो जाएगा। ठीक है। और पहला वाला जो प्रश्न बोले हैं दास व्यापार क्या था, तो दास व्यापार अभी को बताएं, यूरोपीय शक्तियों के द्वारा अफ्रीका से मनुष्यों को दास के रूप में खरीदा जाता था, उनसे कृषि कराया जाता था। तो लाभ किसको होगा? यूरोपीय देशों को। कैसे हुआ? कृषि के माध्यम से। कौन सी कृषि कराते थे? रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि में कहाँ? जो उष्ण कटिबंध में था। देखो दासों का व्यापार करना एक मजबूरी ये थी कि ये लोग गर्म जलवायु में काम कर लेते थे। जैसे यूरोप के लोग ठंडी जलवायु में हैं, अब मान लो उनको रबड़ की खेती करना है तो उनको आना पड़ेगा भूमध्य रेखा के पास। अब भूमध्य रेखा के पास गर्मी और वर्षा बहुत ज़्यादा है। जिनके अडाप्ट थे अफ्रीकी लोग, लेकिन यूरोपीय लोग उसके आदि नहीं थे, तो इससे भी दिक्कत थी। ठीक है। तो इसी को बना के 50 शब्द में लिखना और दूसरा वाला प्रश्न 200 शब्दों में। ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु मूल्यवान है कि नहीं मूल्यवान है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने का मतलब है जैसे आज कोई मोबाइल लेके आया तुमको बेचने, नोकिया 1100 लेके आया तो 200 दोगे कि नहीं? अब मान लो रियलमी का कोई बढ़िया वर्जन लेके आया तो 10,000 दोगे। एप्पल का मोबाइल लेके आया तो कुछ और दोगे। तुमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि बाज़ार में उसका मूल्य निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे ही बाज़ार में हर चीज़ का मूल्य पहले से निर्धारित रहता है। जैसे उस समय मान लो कोई वस्तु है, जैसे गाय है, तो गाय 10,000 में बिकती है ऐसी गाय, तो कोई आदमी लेके आया तुमको 8,000 में दे रहा है, 8,000 का सामान ले जाने के बदले गाय दे रहा है, तो तुम ले लोगे कि नहीं? ठीक है। क्योंकि हमको मालूम है कि अगर ये गाय दूध नहीं देगी तब भी इसको 8,000 या 10,000 में बेचा जा सकता है। तो ऐसे ही मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य उस समय भी निर्धारित था कि वेल का दांत है तो कितना मिलेगा, कुत्ते का दांत है तो कितना मिलेगा, शेर का चमड़ी है तो कितना मिलेगा, या जो भी वस्तु है तो उसका, जैसे ऑब्सीडियन पत्थर है तो उसका कितना मिलेगा। ठीक है, समझ में आया?